Hi students, yesterday we studied about the adsorption from solutions and applications of adsorption. So first we do the quick revision of yesterday's topic. तो कल हमने पढ़ा था कि जो adsorption process है वो solutions में भी applicable होता है. जैसे हमने एग्जांपल ली थी, अगर कहता हम solution ले लें एसिटिक एसिड का वाटर के अंदर, उसको हम शेक करते हैं चारकोल के साथ. उस दौरान एसिड का कुछ पार्ट ऐसा होता है जो एड्जॉर्ब हो जाता है चारकोल की सरफेस के ऊपर, जिस वजह से कहता है जो कंसनट्रेशन है एसिटिक एसिड की वो सोल्यूशन में क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट हमने पढ़े थे फैक्टर्स कि कौन से फैक्टर है जो सोल्यूशन फेज में एड्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट फैक्टर हमने पढ़ा था कहता जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है कि कितनी एड्जॉर्प्शन होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी कंसनट्रेशन सोल्यूट की सोल्यूशन में प्रेजेंट है. कहता जितनी ज़्यादा कंसनट्रेशन सोल्यूट की हाई होती है सोल्यूशन के अंदर उतनी ज़्यादा क्या होती है, एड्जॉर्प्शन होती है. नेक्स्ट फैक्टर हमने पढ़ा था जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज होती रहती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं. नेक्स्ट फैक्टर में हमने पढ़ा था जो एड्जॉर्प्शन है वो कहता है ऑल्सो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है. लास्ट फैक्टर में हमने पढ़ा था जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज होती रहती है जैसे जैसे हम एड्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देती है. नेक्स्ट कहता है जो फेरोनलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है जो हमें गैसेस के केस में मिली थी, कहता जब हम गैसेस की एड्जॉर्प्शन करवाते हैं सॉलिड की सरफेस के ऊपर, कहता वहाँ से जो हमें एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म वाली इक्वेशन मिली थी वो कहता सॉल्यूशन फेस में भी क्या होती है, एप्लीकेबल होती है. बट कहता है इसमें क्या होता है, हम इक्विलिब्रियम प्रेशर जो कहता है हम गैसेस की एड्जॉर्प्शन के दौरान इक्विलिब्रियम प्रेशर यूज़ करते हैं उसकी जगह क्या यूज़ करेंगे, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को यूज़ करेंगे सॉल्यूशन के केस में. तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो किसके इक्वल आ जाएगी, x/m इज इक्वल टू k(c)(1/n) के इक्वल आ जाती है. कहता है ऐसे ही हम k एंड n की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों साइड के ऊपर लॉग लेके. कहता है जब हम लॉग लेते हैं दोनों साइड के ऊपर और इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बिटवीन दी लॉग x/m एंड लॉग c के बीच में जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वहाँ से हमें क्या मिलती है, सिमिलर कहता स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है. कहता वहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं 1/n की एंड लॉग k की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे. जैसे लॉग 1/n क्या होती है, स्लोप होती है ग्राफ की, एंड लॉग k क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है. वहाँ से कहता हम इनकी वैल्यू को क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं. नेक्स्ट हमने पढ़ा था एप्लीकेशंस ऑफ एड्जॉर्प्शन के जो एड्जॉर्प्शन है वो कहाँ अप्लाई होती है. जैसे हमने पढ़ा था गैस मास्क में अप्लाई होती है, कपड़े को डाई करने में अप्लाई होती है, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हम एड्जॉर्प्शन को अप्लाई करते हैं. ऑल्सो कहता है कलरिंग मैटर से कलर को रिमूव करने के लिए भी क्या करते हैं, एड्जॉर्प्शन को यूज़ करते हैं. हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में भी यूज़ होती है, आयन एक्सचेंज रेजिन्स में भी यूज़ होती है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी हम इसको यूज़ करते हैं, एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर में भी यूज़ करते हैं, हाई वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं. ऑल्सो कहते हैं जो इनर्ट गैसेज होती है उनको सेपरेट करने के लिए भी हम इनको यूज़ करते हैं. नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक दैट इज कैटालिसिस. आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैटालिसिस क्या होती है. कहता है काफ़ी सारे सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं, खुद रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते. उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट बोलते हैं. फॉर एग्जांपल कहता है जब हम ऑक्सीजन की प्रिपरेशन करते हैं, कहता है जब हम ऑक्सीजन को प्रिपेयर करेंगे पोटाशियम क्लोराइड को हीट करके, कहते हैं जब हम पोटाशियम क्लोराइड जिसका फार्मूला क्या होता है KClO3, कहता है उसको जब हम स्ट्रांगली हीट करते हैं 653 से लेके 873 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, वो कहता है स्लोली डिकम्पोज होकर हमें क्या दे देता है, पोटाशियम क्लोराइड का सॉल्ट देता है और साथ में क्या प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है. बट कहता है अगर इसी रिएक्शन में हम स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड ऐड कर दें उस दौरान कहता जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. कहता जो रिएक्शन पहले 653 केल्विन से लेके 873 केल्विन के ऊपर चलती थी वही रिएक्शन कहता मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या चलती है, लो टेम्परेचर के ऊपर चलती है. जैसे टेम्परेचर अब कितना यूज़ होगा, 473 से लेके 633 केल्विन टेम्परेचर यूज़ होता है. ऑल्सो कहता है जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन की स्पीड भी क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है. कहता है यहाँ से हमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करने को मिलती है कि जो हमने मैग्नीज डाइऑक्साइड ऐड करा है उसमें कोई चेंज नहीं आती, वो क्या रहता है, अनचेंज रहता है. ना ही उसके मास में कोई चेंज आती है ना ही उसकी कंपोजिशन में कोई चेंज आती है. कहता है ऐसे सिमिलर तरीके से जो रेट ऑफ नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन है, ऐसे कहता है जो बाकी की केमिकल रिएक्शन होती है उनकी स्पीड को भी हम इंक्रीज कर सकते हैं किसी फॉरेन सब्सटेंस को ऐड करके. मीन्स किसी बाहर वाले सब्सटेंस को ऐड करके हम बाकी की रिएक्शन की स्पीड को भी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज
इंक्रीज कर सकते हैं। कहता है ब्रिजीलियस ने 1835 में जो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने कहता है इसकी सिस्टमेटिक स्टडी करी थी, कहता जब हम फॉरेन सब्सटेंस को ऐड करके केमिकल रिएक्शन की स्पीड को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। उसने इस टर्म को क्या सजेस्ट करा था, इस टर्म को क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। वहाँ से कैटलिस्ट की डेफिनेशन क्या होगी, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस। कहता है कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है बट खुद रिएक्शन के दौरान कंज्यूम नहीं होता, खुद यूज नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। कहता है ये जो फिनोमिना होता है जिस दौरान कहता है रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज हो जाती है कैटलिस्ट को ऐड करने से, उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, कैटालिसिस बोलते हैं। कहता है जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, वो खुद उसमें यूज नहीं होता, जिस वजह से कहता हम स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट को क्या करते हैं, यूज करते हैं। कहता ज़्यादा क्वांटिटी में कैटलिस्ट को ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ कहता स्मॉल क्वांटिटी को ही हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। कहता जो कैटलिस्ट होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के अंदर। ऑल्सो कहता जो कैटलिस्ट होते हैं वो हमारी एग्जिस्टेंस के लिए भी क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। कहता हम इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते कि जो कुदरत है वो क्या एक मास्टर डिज़ाइनर है जो कैटलिस्ट को क्या करती है, यूज़ करती है। कहता जो हमारे लिविंग सेल्स होते हैं उसके अंदर भी क्या होते हैं, 1000 ऑफ डिफरेंट काइंड के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर किसका काम करते हैं, कैटालिस्ट का काम करते हैं। कहता जो हर एक ऑर्गेनिज्म है वो एंजाइम के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है अपनी लाइफ को मेंटेन करके रखने के लिए। ऑल्दो कहता कोई भी यूनिवर्सल प्रिंसिपल इसके पीछे नहीं होता कि जो कैटलिस्ट है वो कैसे वर्क करेंगे, बट कहता जर्नल में क्या होता है, जो कैटलिस्ट है वो क्या करता है, एक नया रास्ता दे देता है रिएक्शन को होने के लिए, जिस वजह से कहता है जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में क्या होते हैं, फास्टली कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ये क्या करता है, जो रिएक्शन है उसको क्या देता है, शॉर्टकट रास्ता दे देता है, उस शॉर्टकट रास्ते से जो रिएक्शन है वो क्या हो जाती है, फास्टली हो जाती है। जैसे कहता हमने पढ़ा है कि जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या होती है, उनके लिए एक रिएक्शन पाथ होती है। फर्स्ट क्या था, उस दौरान जो रिएक्टेंट होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, एक्टिवेटेड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। फर्स्ट क्या था, जो मॉलिक्यूल्स है उनको एनर्जी देते हैं जिस वजह से वो एक्टिवेट हो जाते हैं। उसके बाद वो फाइनली क्या था, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं लोअर पोटेंशियल एनर्जी का। दिस मीन्स कहता जो कैटलिस्ट है वो क्या करता है, एक नया रास्ता देता है जिस दौरान कहता क्या होती है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो उस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, लेस कर देता है। कॉन्सिक्वेंटली कहता जो फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स है, कहता अगर एक्टिवेशन एनर्जी लेस हो जाएगी तो जो नंबर ऑफ कोलिजन्स होती हैं रिएक्टेंट के बीच में वो क्या होती हैं, लो एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर फास्ट हो जाती हैं, बढ़ जाती है। कहता लो एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर भी क्या होता है, जो नंबर ऑफ कोलिजन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कहता जितना ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करेंगे उतनी ज़्यादा रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कहता जैसे हमें इस एनर्जी डायग्राम में शो करा हुआ है, जैसे हमें यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम शो करी हुई है बिटवीन द एनर्जी एंड रिएक्शन पाथ के बीच में। कहता है यहाँ पे जो हमारे पास सॉलिड लाइन है वो किसको डिनोट करती है, वो रिएक्शन कैटलिस्ट की एब्सेंस में हो रही है, और जो डॉटेड लाइन है वो रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है। कहता रिएक्शन है, रिएक्टेंट फर्स्ट हमारे पास किस में कन्वर्ट होगा, एक्टिवेटेड स्टेट में कन्वर्ट होता है। कहता है यहाँ पे जो पीक है वो किसको डिनोट करती है, एक्टिवेटेड स्टेट को डिनोट करती है। मीन्स यहाँ पे जाके मॉलिक्यूल्स है और रिएक्टेंट के वो क्या हो जाते हैं, हाईली एक्टिवेट हो जाते हैं। उसके बाद कहता यहाँ पे जो एक्टिवेटेड स्टेट है इस दौरान जो रिएक्टेंट है उनके बीच में क्या होती है, कोलिजन से ज़्यादा होती है। कहता है जितना ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करेंगे उतना फास्टली क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। फर्स्ट कहता जो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है वो कैटालिस्ट की एब्सेंस में क्या हो रही है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी शो हो रही है। ऐसे कहता जब हम कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हैं, जो कैटालाइज्ड पाथ है उसमें क्या हो रहा है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है कैटालिस्ट को ऐड करने से वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। कहता अगर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी उस दौरान लो एनर्जी के ऊपर ही क्या होता है, नंबर ऑफ कोलिजन्स है रिएक्टेंट के बीच में वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, एंड फास्टली हमारे पास क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। कहता है ये हमारे पास कंपैरिजन शो करा हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी का बिटवीन द कैटालाइज्ड एंड अनकैटालाइज्ड रिएक्शन के बीच में। ये यहाँ पे किसको डिनोट करती है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिनोट करती है। नेक्स्ट इज कहता यहाँ से हमें एनर्जी लेवल डायग्राम से शो हो रहा है कि जो कैटलिस्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर कैसे इफेक्ट होता है। कहता जो सॉलिड लाइन है वो किसको डिनोट करती है, वो अनकैटालाइज्ड रिएक्शन है जिसमें कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं है। एंड जो डॉटेड लाइन है वो किसको डिनोट करती है, वो कहता जो रिएक्शन है वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।